हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1280th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। महिला वो जो घर का ध्यान रखे, महिला वो जो समाज का ध्यान रखे, महिला वो जो प्रदेश और देश का ध्यान रखे। बिकॉज किसी भी देश के विकसित होने में एक महिला का बहुत बड़ा सहयोग होता है और ऐसी महिलाओं का सम्मान करने का काम राज की बात रोज करता है। धन्यवाद करता हूं मैं पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स का। पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कट सलॉन, अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रुपेश पांडे एंड हैम्पर राइड बाय निधि राठी। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मनी एज। हमारी आज की मेहमान जो हैं वो वैसे तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन पूरा देश घूमी है और साथ ही साथ जब नागपुर आके रुकी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली। एक परिवार की लेगेसी को एक और लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस गीतांजलि बुटी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच। मैम, इंट्रोडक्शन में कहीं कमी तो नहीं रह गई? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। लेकिन मैम, हम बात करते हैं गीतांजलि निफसरकर की। आप याद है ये कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भूल सकते हैं? ये आप ही हैं। विवाह से पहले आपका सरनेम ये निफसरकर था। आप मैम कहाँ से है? वेयर वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप? लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो दैट। वैसे तो मैं इंदौर में बॉर्न हुई, पर उसके बाद मेरे पापा इनकम टैक्स में, तो इसके कारण हमारी हर साल ट्रांसफर होती थी और हर साल एक नया स्कूल, हर साल एक नई सिटी। तो हर साल हम लोग समर वेकेशंस में मैथ साइंस का एग्जाम देने के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए मैथ साइंस पढ़ते रहते थे जी। फिर 8th स्टैंडर्ड में जाके मैं सेंट्रल स्कूल में आई, तो फिर थोड़ा इजी हो गया कि हर साल एडमिशन टेस्ट नहीं देनी पड़ती थी जी। पर मैंने इतने सारे स्कूलों में पढ़ चुकी हूँ, पर आज आई एम ग्लैड कि वो सभी फेसबुक व्हाट्सएप की ये के कारण मेरे से जुड़ गए हैं सारे। तो हर सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और वो सब आज मुझे इस जो मैं संभाल रही हूँ इंस्टीट्यूशन, उसमें भी हेल्प करते हैं। मैम, आप का नागपुर के साथ रिश्ता कहाँ से शुरू होता है? शादी के बाद। शादी के बाद। तो जब रिश्ता आया, उस समय आप कौन से शहर में रहती थी? जबलपुर। जबलपुर में रहती थी। तो नागपुर जब आई, सीधा विवाह करके आई या उसके पहले भी? विवाह करके ही आई। मैम, तब ये कितने साल पुरानी बात है? 2000। तो इन 23 सालों में आपने नागपुर को कितना बदलते देखा है? आता मी मराठीमध्ये बोलू शकते। पहले मैं हिंदी मध्ये बोलत होती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी जी। कि मैं मराठी सीख गई यहाँ आके। जी। और झुणका भाकर ये मी कधीच खात नव्हती, पण ते पण मी शिकून गेली। झुणका भाकर, मसाले भात, वडा, जी। एवरीथिंग जी। मैं खाने वाली हूँ। छोले, पूरी, पराठे। जी। एमपी की हूँ तो वो सब जी। मुझे ज्यादा अच्छा लगता जी। है। जी। पर अब ये देखिए मैं ये सब सीख गई। पर मैम, विवाह से पहले कभी नागपुर का नाम सुना था? नागपुर हाँ, शहर के बारे में? नागपुर का नाम सुना था। नागपुर में आती भी थी, मेरे बड़े चाचा यही रहते थे। अच्छा। तो मैं नागपुर आती थी, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे रहूंगी। जी। तो शादी के बाद फिर यहीं पे सेटल। मैम, बूटी परिवार नागपुर का एक बड़ा ही प्रभावित परिवार है। काफ़ी यानी बड़ी लेगेसी लेकर चलने वाला, समाज के लिए बहुत सारे काम करने वाला, समाज से जुड़कर समाज के उद्धार के लिए काम करने वाला परिवार है। मैम, ऐसे परिवार में जुड़ना विवाह के बाद क्या क्या कंधों पे जिम्मेदारी लेकर आया? मैंने अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। क्या मैं 15 साल पहले मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि तुमको अनाथालय की जिम्मेदारी संभालनी है। तो मैं इधर आती थी, वो जस्ट उन्होंने कहा कि तुम आके 1 घंटा देखो मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, कैसे शासकीय लोगों से, सामाजिक ये डोनर्स, इनसे कैसे बात करना चाहिए। तो मैं 1 घंटा सिर्फ ये देखती थी पहले। 1 साल 2 साल यही करती रही, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक एक जिम्मेदारी देते गए और आज 2 साल काफी सालों से तो मैं अब खुद पूरा संभाल रही हूँ। जब पहली बार आई थी श्रद्धानंद पेट का जो ये श्रद्धानंद आश्रम है, हाँ। अनाथ आश्रम है, मैम मन में बहुत सारे भाव आते हैं जब आप एक अनाथ आश्रम में आते हैं, बट जो लोग उसे मैनेज करते हैं, जो लोग उसको उसके लिए काम करते हैं, उनके मन में किस किस्म के भाव रहते हैं?
सबसे पहले तो कोई भी यहाँ पर आता है, बेबी वार्ड अगर देखा, छोटे छोटे नवजात शिशु, वो 1 दिन के 2 दिन के कैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, माइनर प्रेग्नेंट लड़कियाँ आती हैं, तो उन सबको देखकर बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी होती थी जी। मैं यहाँ से जाके तो घर जाके पहले थोड़ी देर रोती थी तब, और धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि समाज का ये जो चेहरा है, ये असली चेहरा है कि जो मैं पार्टीज यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ या घर परिवार के साथ बाहर हम लोग जाते हैं, वो समाज का सही चेहरा है। तो मैं धीरे धीरे पार्टीज में जाना बंद किया था। फिर मेरे पति ने मुझे समझाया कि नहीं, अब तुम एक कंपार्टमेंट बना के रखो, ये भी तुम्हारा, तुमको संभालना है, ये भी घर की जिम्मेदारियां भी संभालना है, और मेरे साथ अपने बच्चों के साथ जो जिम्मेदारी है वो भी संभालना है। अगर तुम ये कंपार्टमेंट्स कर सकते हो तो तुम आगे ये संभाल लोगे, और आज मैंने वही सीखा है जी। नहीं, लेकिन मैम अब ये जो कंपार्टमेंट संभालने, सिक्के के दोनों पहलू देखने वाली बात है। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा पहलू है जो ये जो पहलू है समाज के लिए काम करने का, क्या मैम ये सबकी जिम्मेदारी है या फिर ये जो सबकी जिम्मेदारी है? और अगर यहाँ पर मैंने भी देखा है कि ये इन सबकी सेवा करने से, इनकी किसी की भी, एक्चुअली देखा जाए तो किसी की भी हेल्प करने से जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आप डिफिकल्टीज में होते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है। मेरा मानना यही है कि हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है, पर दुआएं मुश्किलों के पल आसान कर सकती है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, ये थॉट ही अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। लेकिन मैम फिर लोग क्यों नहीं दे पाते, क्यों? अनाथ आश्रम भी है, क्या अनाथ आश्रम होना ही नहीं चाहिए था पहले सूरत में? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही अच्छे, सबको, सब बच्चों को अपना हक का घर मिले, इसलिए ये अनाथ आश्रम है। बट मैम जब बच्चे यहाँ पर, इसको एक्चुअली देखा जाए तो इसको अनाथ आश्रम न कहते हुए हम आशाओं का मंदिर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हैं, वो हम लोग, पूरा मेरा स्टाफ, हम लोग सब उनकी माँ, दीदी, हम एक एक रिश्ता बनाया हुआ है कि ये बच्चे अनाथ कैसे हुए। पर मैम जो लोग अपने ही बच्चों को छोड़ जाते हैं, अपने ही बच्चों को बेबसी की तरफ ढकेल देते हैं, आप ऐसे समाज के लोगों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि बच्चे, नवजात शिशु आते कहाँ से। जी। पहले वो ब्रह्मचारी मूवी में दिखाया जाता था कि छोटा बेबी कॉट बाहर रख दिया और उसके अंदर घंटी बजी और वो बेबी कोई रख के चले गया। जी। ये मेरे 15 साल के कार्यकाल में एक ही बार ऐसा हुआ है। जी। और वो भी, वो लेडी ने लिखा हुआ था चिट्ठी में कि मैं आके 1 साल बाद लेके जाऊंगी, ड्यू टू ऐसे कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस, ऐसा मैं कर रही हूँ। ये बच्चे आते हैं लिविंग रिलेशनशिप के कारण, ये बच्चे आते हैं माइनर अनवेड प्रेग्नेंट मदर्स के कारण, गर्ल्स के कारण। 13 साल 14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट होके आती हैं, और वो उनको पता भी नहीं रहता कि ये जो वो कर रही हैं, उनके 3 साल तक अगर वो किसी लड़के के साथ घूम रहे लिविंग, और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको हम रेप केसेस तो कहेंगे नहीं। सही बात जो है। 10 में से 2 ही रेप केसेस रहते हैं, बाकी सब 8-9 तो लव अफेयर के कारण ही रहते हैं जी। और उसके कारण ये बच्चे प्रेग्नेंट होते हैं और यहाँ आते हैं। मैम जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको अब ये संभालना है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होना है, शुरुआत के दिन कैसे थे मैम? शुरुआत के दिन बहुत टफ भी थे, और अपने इमोशंस को छुपा के लोगों की हेल्प करना वो डिफिकल्ट था। मतलब हर एक का कहानी सुन के बहुत दुख होता था, रोना आ जाता था, पर अपने इमोशंस उनको नहीं पता चलना चाहिए, और हम किस तरीके से स्ट्रांग होके उनकी हेल्प कर सके और उनको मोटिवेट कर सके, ये मेरे लिए आसान नहीं था। कभी आप मैम आपका वो जो दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें आपकी फ्रेंड्स हैं, जिसमें पार्टीज हैं, जिसमें गेट टुगेदर्स हैं, मैम कभी आपको मौका मिलता उनसे वहाँ पर इस विषय में बात करने का? मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, और वो हमेशा कहते हैं जिसकी भी ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बताओ, हम हैं हेल्प करने को, बस तुम आगे बढ़ाओ बच्चों को। कोविड ने बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाने की कोशिश की। कोविड एक तरह की दस्तक थी जो समाज को, लोगों को जगाने के लिए थी। आपको लगता है लोग जागे? हाँ बिल्कुल, आज भी मैं देखती हूँ शादियों में जो अनाप शनाप जो खर्च करते थे, इतने लोगों को बुलाते थे, आजकल ये हो गया इनविटेशन कार्ड्स, इतने बड़े बड़े इनविटेशन कॉस्टली कार्ड्स बनाते थे, आजकल व्हाट्सएप पे भेज देते हैं जी। और एक फ़ोन कॉल, जो पास के लोग हैं उनको फ़ोन कॉल कर दिया,
तो इजी हो गया है बहुत सी चीज़ें, जो प्रेजेंट्स देना, ये देना, वो सब चीज़ें, लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाना, वो सब कम हो गया है अभी। मुझे किसी के ऊपर बर्डन नहीं रहा इस चीज़ का। मैम एक नया कल्चर शुरू हो रहा है, वो बराबर। कल्चर है अपना जन्मदिन किसी भी एक आशा की किरण होम में सेलिब्रेट करना। क्या ये जो कल्चर है ये सही कल्चर है? क्या लोग सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल। और एक्चुअली कोविड पीरियड में क्या हुआ था कि जब बहुत से डेथ्स भी हुए हैं उस टाइम पे, जी। किसी के दादी दादा, नाना नानी, कोई कोई गया, जी। तो उस टाइम पे 13वीं नहीं कर पा रहे थे लोग। जी। तो उस टाइम पे मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे कि मैडम मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, इसमें प्लीज़ मेरी समर वेकेशन तब चालू था, गर्मी का काल, तो तब मेरी सासू को ये आम बहुत अच्छे लगते थे, तो प्लीज़ आम का रस बच्चों को खिलवा दीजिए और मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा, वीडियो भेज दीजिएगा। तो मुझे इतना लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है कि उनके नाम से प्रार्थना हो और बच्चों को मिल जाए और बच्चे खुश रहें। जी। तो वो वीडियो भेजना और ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जरिया हूँ उनके बीच का, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तब। मैम चाइल्ड अडॉप्शन हमारे देश में एक बहुत बड़ा अगर प्रोसेस को देखा जाए तो एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस है, और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स एंड लंबा प्रोसेस है। पर आप इस प्रोसेस को किस तरह से देखती हैं? देखिए, इट्स अ सेंट्रलाइज प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया। kara.nic.in वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन होता है जी। बट ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसके कारण काफ़ी जो चीज़ें होती थी वो सब बंद हो गई हैं। तो मुझे तो ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये लंबा है, अडेप्टिव पेरेंट्स की भी लिस्ट बहुत लंबी है। लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि अडेप्टिव पेरेंट की लिस्ट इतनी लंबी क्यों है, या अडेप्टिव पेरेंट्स इतने बढ़ क्यों गए हैं। जी। मैं एजुकेशन और वर्किंग वीमेन के खिलाफ नहीं हूँ, पर आप लोग अगर, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ जो भी है आईटी सेक्टर के डबल इनकम वाले लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं जी। जनरली क्या होता है, ये लोग 35-40 इयर्स तक के एग्जॉस्ट होते हैं, वर्कोहॉलिक पूरा सब करके एग्जॉस्ट होने के बाद दे स्टार्ट फैमिली प्लानिंग। जी। आप बायोलॉजिकल क्लॉक, नेचर के खिलाफ जाओगे, 40 इयर्स के बाद आप सोचोगे कि फैमिली स्टार्ट करनी है, तो बॉडी भी इतना साथ नहीं देता जी। तो उसके कारण क्या होता है, वो हर चीज़ IVF ट्रीटमेंट, ये वो साइंस इतना डेवलप हो गया है, अगर वहाँ से भी सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर वो लोग इधर आते हैं जी। अडॉप्शन के लिए। मैं कह रही हूँ कि आप प्रॉपर एज 30 इयर्स, आप प्रॉपर एज के बाद फैमिली प्लानिंग चालू करो, अडेप्टिव पेरेंट्स की लिस्ट अपने आप कम हो जाएगी। बट मैम एक और किस्म का अडॉप्शन है और वो है बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का। ऐसे भी लोग होते हैं मैम जो आकर एक बच्चा उनका खुद का रहता है और दूसरा बच्चा अडॉप्ट करते हैं। हाँ, वो दे वांट समथिंग टू डू फॉर द सोसाइटी। जी। वो एक अलग फीलिंग है जी। और वो बराबर करते भी है, हम लोग फॉलो अप भी लेते रहते हैं। तो हमको तो मैम पता एक रहता एक है। एक ये किस्म के पेरेंट और एक और किस्म के जो पेरेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको वक्त नहीं दे सकते, हम आपको कमर्शियली सपोर्ट कर Foster सकते care हैं, वाले। फॉस्टर केयर वाले। ये तो अभी अभी चालू हुआ ये है। अभी अभी शुरू है, आप इसको किस तरह से देखती हैं फॉस्टर केयर को? अच्छा है इन द सेंस, लेकिन अगर वो बच्चा घर पे लेके जाए और 18 साल तक, फॉस्टर केयर दो तरीके से, आप घर पे लेके जाओ, 18 साल तक के आप वो बच्चे को रखो, अगर बच्चे को पसंद नहीं आता आपके साथ में रहना तो बच्चा वापस आ जाएगा, या आपको बच्चे के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो बच्चा वापस आ जाएगा। और बच्चे का प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं रहता जी। ऐसा, ये मुझे जमता है। पर अगर आप इधर पे उसको बच्चे के लिए आप पैसे भेज रहे हो, मैं अपने घर में भी, हमारे 5 बच्चे में, अगर एक बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा बहुत अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भेजो और दूसरे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? नहीं। आप यहाँ पे 100 बच्चे, एक के लिए आप पे कर रहे हो और बाकी सब के लिए नहीं, तो मैं उसको एक को अच्छा टिफिन, अच्छा बैग, ऐसा तो नहीं कर सकती। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं जी। तो मुझे वो जो घर ले जाके आप जो रखते हो, आप उनको उसकी देखभाल करके उसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हो, वो ज़्यादा ठीक लगता है। आप, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैम। मैं ये भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मैम कि प्रशासन, सरकार इन चीज़ों में किस किस्म की सहायता करती है, या फिर इन सभी जो तरीके होते हैं ऑब्जेक्शन अडॉप्शन के या चाइल्ड केयर के,
इसमें मैम उनका योगदान किस किस्म का होता है? दो अडॉप्ट यहाँ पे दो टाइप के बच्चे रहते हैं, एक ऑर्फन, एक केयर एंड प्रोटेक्शन वाले। ऑर्फन मतलब जिनके कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं है। केयर एंड प्रोटेक्शन वाले आइदर कोई पेरेंट है, मम्मी या पापा, पर वो जेल में है और वो देखभाल नहीं कर सकते, या जी। दादा दादी डिस्टेंट रिलेटिव जी। है पर वो दे के नॉट लुक आफ्टर द किड्स। जी। तो ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं। सरकार उनके लिए ग्रांट इन एड आती है हमारे यहाँ हर बच्चे के नाम से, और उसके कारण उनका पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। मैं ये कहूँगी कि नागपुर के डोनर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उसके उनके कारण यहाँ पे हर बच्चे को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट सब मिलता है खाने को। अच्छा। तो आई एम वेरी मतलब एक्चुअली किड्स आर वेरी लकी कि वो बच्चों को ये सब डोनर्स अच्छे मिले हैं ना। मैम आप खुद एक मदर हैं मैम, आप अपने बच्चों को किस किस्म, बिकॉज मैम अगर देखा जाए तो जनरेशन टू जनरेशन बुटी परिवार की एक महिला सदस्य यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने इस आश्रम का काम संभाला है। मैम आपको जब ये जिम्मेदारी दी गई, आपके बच्चों ने किस तरह से रिएक्ट किया? हाउ डिड दे रिएक्टेड? मेरे दो डॉटर्स हैं। एल्डर डॉटर इज़ वेरी हैप्पी, तो वो आती भी है यहाँ पे अनाथालय में। शी इज़ अ सिंगर, तो वो बच्चों के लिए कभी गाने वाने गाती है, उनको मन बहलाने के लिए। वो उनके साथ क्राफ्ट में भी हेल्प करती है। हर बर्थडे, वो 10 साल की थी तब से हर बर्थडे अपना इनके साथ सेलिब्रेट करती है। कभी मैगी बना के देगी, कभी कुछ। छोटी वाली डॉटर अब समझने लगी है इन सब चीज़ों को, और अब वो मेरे को हेल्प मत करती है सब में कि आप जाओ मैं पढ़ लूँगी ऐसे सब। लेकिन जब वो छोटी थी तो मुझे याद है वो 7-8 साल की होगी, और वो मुझे लेने आई ड्राइवर के साथ में। तो यहाँ के 2-3 बच्चे, कुछ बच्चे मुझे मम्मी भी बोलते, तो एक बच्चे ने मम्मी बाय किया, और मेरे को गाड़ी में पूछती ये आपको मम्मी क्यों बोल रही है? तो मैंने बोला कि बेटा उसको कोई नहीं है, तो कोई बच्चे मम्मी बोलते, कोई दीदी बोलते हैं। तो बोले अच्छा। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो मैं उसकी चोटी बना रही थी सामने आईने में। उसका बहुत सीरियस लुक था। तो मैंने कहा कुछ एग्जाम है, आज पेपर है? तो बोले नहीं। फिर सडनली शी सेड मम्मा आप है ना उसको बोल दो कि आपको मम्मी ना बोले, आपके 2 ही डॉटर्स हैं। तो तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि उसको कितना फील हो रहा है ऐसे। फिर धीरे धीरे उसको समझाना चालू किया। अभी तो बहुत हेल्प करती है। अभी बहुत हेल्प करती है। मैम एक आपने जो अभी आपका मोटो था कि क्या आपने बोला था मुझे शुरू में इंटरव्यू के पहले कि लोगों की कहानियां लोगों को इंस्पायर करते हैं। हाँ, एक तो कैसे इंस्पायर करती है उस पर मुझे एक छोटी सी जी बिल्कुल, प्लीज। इट्स अ रियल स्टोरी। कोविड पीरियड में, मार्च में कोविड चालू हुआ जी। एक लड़की आई हमारे यहाँ अगस्त में, 13.5 साल की, नाम रिवील नहीं कर सकते जी। और वो आई अगस्त में। उसने मुझे कहा कि जब वो 4 साल की थी तो उसकी मदर चली गई, पापा उसके रिक्शा चलाते थे। मार्च में कोविड आया, अप्रैल में उनको कोविड लगा और वो भी गए। उसके बाद कोई नहीं था उसके पास, तो उसको औरंगाबाद भेज दिया उसकी मामी के पास में, मामी मौसी जो भी उनके पास में। और अगस्त में उसको मामी इन लोगों को पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। जी। कैसे हुई पता चला? तो मामी के हस्बैंड ने किया ऐसे करके। शी हैड जस्ट स्टार्टेड हर चम्स, और समझ में नहीं आया, तो उसके कारण 5-6 महीने प्रेग्नेंट होकर वो हमारे आई। उसकी मामी को जेल हो गई और वो इधर आई, और वो बोली कि दीदी मैंने तीसरी मौत भी मेरे। अच्छा, उसके बाद मामा को इतना बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड। तो उसने वो भी चीज़ देखी, तो मुझे बोली कि दीदी ये तीसरी मौत भी मैंने अपनी आंखों से देखी, और अब मैं पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी हूँ। मैंने कहा बेटा अभी तुमने मेरे को दीदी बोला है, तो तुम एक रिश्ता तुमने बना लिया मुझसे, तुम अनाथ नहीं हुई। और फिर मैंने उसको यहाँ पे हस्त कौशल्य विभाग भी है, वहाँ पे उसको बैठाया जिससे उसका मन लग सके। 7 दिन तक तो उसने कुछ हाथ नहीं लगाया, क्रोशिया को नहीं, किसी भी उसको जी। 7 दिन बाद अचानक उसने टेबल क्लॉथ उठाया, क्रोशिया बनाना सीखा। और जब उसकी 9th मंथ जब डिलीवरी के टाइम पे वो गई, तो उसने एक छोटा सा रुमाल बना के मेरे को दिया कि मैंने ये बनाया हुआ है। आने के बाद 2 महीने तक बायोलॉजिकल मदर का राइट रहता है, तो हम लोग उसको इधर ही रखे। 2 महीने तक हमारे साथ में रही। फिर बच्चा अडॉप्शन में गया। आज बच्चा बहुत अच्छे
परिवार में। हाँ, परिवार में गया है जी और वो लड़की को मामी उसकी वापस लेके गई जी औरंगाबाद। जी राखी के टाइम पे अभी उसका फ़ोन आया था कि दीदी मेरा एक यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है, पढ़ाई तो छूट गई है पर उनने एक एग्ज़ाम लिया, तो मैंने वही क्रोशिया का रुमाल बना के उनको दिखाया और मेरे को उनने सिलेक्ट कर लिया। और मैं अनाथ हूँ, तो अनाथ सर्टिफिकेट होने के कारण 2 साल बाद सरकार मुझे एक फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय हेल्प भी करेगी बुटीक वुटीक खोलने के लिए। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि मुश्किलें कितनी भी आई पर उसमें से अच्छा रास्ता मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। जी 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 इसीलिए मेरा व्हाट अ ये ग्रेट था। थॉट। अच्छा गीतांजलि जी कविता लिखना, जी 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 वो उसी के सब, ऊपर एक जी शायद, बिल्कुल काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जी हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, जी यह जिंदगी तो सभी काट लेते हैं पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। क्या बात है। तो मुझे वो लड़की के ऊपर ये 4 लाइनें याद आई एकदम। बट मैम ये जो आपका एक टैलेंट है जो आपके साथ हमेशा रहा है, लिखने का, कुछ नया क्रिएट करने का, जब ये सब कामों में अपने आप व्यस्त रहती हैं आप, तो ये सब चीज़ों के लिए वक्त मिलता है? हाँ बिल्कुल वक्त मिलता है ना, जब जो विचार मन में आते हैं अगर उस वक्त लिख लिए तो फिर काम हो गया, हाँ। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। मैम आपने कोविड के दौरान भी एक सिंगिंग से रिलेटेड एक चीज शुरू की थी, गीत की चौपाल यूट्यूब पे। मैम कैसा रहा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा, संदीप भास्कर भैया का बहुत साथ है मुझे, तो उसके कारण वो गीत की चौपाल एकदम सक्सेसफुल रहा। और पर आपने उसको रोक दिया। अब 12 एपिसोड हो गए, अभी वापस कभी मन आया तो वापस चालू करेंगे, अगले 12 एपिसोड लेके तुरंत हम आएंगे, पक्का वापस आएंगे। ठीक मैम, लक्ष्य क्या है, करना क्या है, बनना क्या है, कहाँ तक ले जाना है अपनी इस लेगेसी को, अपनी इस थॉट को? मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये बच्चे कुछ बन के दिखाएं आगे। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि 10th और 12th के बाद में इनको क्या है कि एक रूल है गवर्नमेंट का कि 21 साल तक ये बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद दे हैव टू मूव आउट। जी। तो कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे, यहाँ पे कुछ हस्तकौशल विभाग है, वहाँ पे भी जो भी बच्चे चीज़ें बनाते हैं, राखी पे राखियाँ बनाते हैं, दिवाली पे दिए बनाते हैं, गुड़ी पड़वा पे गुड़ी बनाते हैं, देन सबकी बिक्री होती है और जो भी प्रॉफिट होता है ये बच्चों के बैंक अकाउंट में जाता है, हर बच्चे का बैंक अकाउंट है। और एक रूल बना के रखा है कि ये 18 साल तक के डिपॉजिट कर सकते हैं मनी, दे कैन नॉट विड्रॉ मनी। तो ये मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर निशा बूटी उन्होंने बनाया हुआ रूल है और काफ़ी अच्छा रूल है। उसके कारण क्या होता है कि जब ये बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इनके पास एक कला होती है हाथ में और कुछ अमाउंट जो बैंक में होता है जिसके कारण वो नया कुछ चालू कर सके। और कोशिश ये रहती है कि 10th और 12th के बाद या तो जो बच्चा नर्सिंग में अच्छा है तो नर्सिंग का कोर्स करवा लिया, तो 2-3 साल में वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो कोई टाइपिंग, कोई कंप्यूटर कोर्स, इस तरीके से उनको बढ़ावा देते हैं। मैम अब चूंकि आप एक बच्चे के साथ रिश्ता क्रिएट करती हैं और उसके कुछ सालों के बाद बच्चा यहाँ से चला जाता है, मैम रोज़ ये चीज़ें होती रहेंगी, हर कुछ दिनों में ये चीज़ें होती होंगी यहाँ पर? महीने में 3 या 4, 2 या 4 तो होते ही हैं। तो हर कुछ दिनों में मैम वो टाइम आता होगा जब यहाँ से एक बच्चा जाता होगा। हाँ। जब आता है तब तो कहीं ना कहीं एक हर्षोल्लास होता होगा कि एक नए बच्चे के साथ एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन मैम वो जब बच्चा यहाँ से जाता है बाहर और बाहर की दुनिया को अपना लेता है, मैम उस दर्द को कैसे लेके चलती हैं आप, बैलेंस कैसे करती हैं? यहाँ पे लड़कियों की शादियाँ भी होती हैं, जब लड़की वैवाहिक उम्र की हो जाती है तो हम उसकी शादी कराते हैं। जी। वैवाहिक उम्र की जब शादी का भी प्रोसीजर बहुत क्लिष्ट है जी, कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम अपने लड़कियों की शादी के वक्त में लड़के वालों से उनका मेडिकल नहीं मांगते, उनका पुलिस एनओसी नहीं मांगते, पर ये सरकार के बच्चे हम लोग 10 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसमें से ये पुलिस एनओसी ये भी रहते हैं चीज़ें जी। और ये सब ठीक होने के बाद मैं बोर्ड मेंबर्स को बुलाती हूँ, बोर्ड मेंबर्स के सामने उनकी मीटिंग होती है, लड़का लड़की आपस में देखते हैं, ये भी अगर सही सक्सेसफुल हुआ
तो उसके बाद इसके ऊपर भी शादी ठहरी है ऐसा नहीं है। वो लड़की को सोशल वर्कर ले जाती है उनके गांव में, और दूसरा सोशल वर्कर उनके मुखिया से मिलता है, आस पड़ोस के बारे से उस लड़की की जानकारी लेता है, और फिर शादी फिक्स होती है। इसलिए भी भेजते हैं कि लड़की वहाँ का खान पान देख ले, घर देख ले, और खुद देखने से पता चल जाता है कि कहाँ सब कैसा है सब कुछ। वापस आते शादी के वक्त वो लड़के से 30,000 रुपये बैंक डिपॉजिट मांगते हैं लड़की के नाम से। 3 साल बाद हम वो वापस कर देते हैं विथ इंटरेस्ट। ये इसलिए करते हैं कि जिससे हमको 3 साल बाद वो जनरली एक बेबी को लेके आते हैं जी, तो हमको भी समझ में आ जाता है कि अपना बच्चा ठीक है जी। तो इस तरीके से वो एक टैप है कि हाँ बच्चा ठीक है, अपने यहाँ की लड़की अच्छी है। और जब ये शादी हो, आप जो बोल रहे इमोशनल मोमेंट, जब ये शादियाँ होके विदा होती है ना लड़की, अपने घर की लड़की की शादी होती है तो 5-6 लोग जो घर परिवार के क्लोज रिलेटिव है वो रोते हैं, पर जब यहाँ लड़की विदा होती है तो उसके 100 भाई बहन वो उसके लिए रोते हैं, और वो इतना इमोशनल सीन है कि सबके आंसू निकल जाते हैं। तो मैम ये कैसे बैलेंस हो? दरवाजे के अंदर, ये गेट के अंदर एक अलग दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, और ये गेट के बिल्कुल बाहर की दुनिया जो पूरी विपरीत है, जहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, कमर्शियलिज्म, कैपिटलिज्म, पता नहीं कौन से इज्म जुड़ते हैं। मैम आप इसको किस तरह से बैलेंस देखती हैं? 2 लाइन बोलूंगी जी। आप उसमें पूरा अर्थ समाया हुआ है। 4 दिन की है जिंदगी, कुछ भी न गिला कीजिए, सुख दुख हार जीत जो भी मिले बस मजा लीजिए। मैम जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई, इस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, गीतांजलि बुटी, ये नाम के नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव, कौन सी ऐसी थॉट या कौन सी ऐसी शायरी लिखी रहनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं लोगों तक समझाए कि आप कहना क्या चाहती हैं? हसरतें यही कि मैं ताउम्र यूं ही लिखती रहूं, हसरतें यही कि ताउम्र मैं यूं ही लिखती रहूं, कलम जज्बात उकेरती रहे और मैं उनमें रंग भरती रहूं। मैम उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों के जीवन में, लोगों की मुस्कुराहटों में रंग भरती रहे। आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर करती हैं। आप अपने काम में जितनी समर्पित हैं, उतने ही मुझे ऐसा लगता है कि ये जहाँ से जाने वाला हर बच्चा अपने जीवन को लेकर, वो समर्पण को लेकर बहुत आगे बढ़े। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही कविताएं लिखती रहें, ऐसे ही अपनी चौपाल सजाती रहें, और ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आप हैं हमारे लिए विमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द ईयर्स कमिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मिसेस गीतांजलि बुटी से बात हुई, मुलाकात हुई, एक बड़ी खूबसूरत सी जर्नी आज एक वो लड़की की जानने को मिली जो अपने पिता के साथ उनके प्रोफेशन में, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तो वो शहर शहर घूमते थे, और ये बेटी छोटी सी उनके साथ हर शहर में जब घूमती थी तो ज़िंदगी के कई सारे रंग देखने के मौके उन्हें मिलते थे। लेकिन जब उन रंगों को अपने अंदर जोड़कर वो नागपुर आई, तब एक परिवार की लेगेसी ने ये जिम्मेदारी और दे दी कि उन रंगों को वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश उम्र भर करें। गीतांजलि बुटी ये ऐसी महिलाएं जब समाज में आती हैं तो वो समाज को ना ही सिर्फ सिक्के का एक पहलू, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू दिखाकर ये समझाती हैं कि आप दुनिया में वैसे तो करने कुछ और आए थे, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। और सवाल आखिरी में ये नहीं है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुम्हें याद आएंगे क्या हम करेंगे कुछ ऐसा काम कि हमारे जाने के बाद दुनिया लेगी हमारा नाम। ये एक सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब कई सारे लोग सामने आके करते हैं, कई सारे लोग पीछे छुप कर कहते हैं। कुछ लोग समाज सेवा इसीलिए करते हैं कि इस हफ्ते एक नई सेल्फी हो जाए, कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि आज इस हफ्ते जीवन का एक और पन्ना हम पढ़ें, और जो हमें यादगार, जो दुनिया के लिए यादगार रहे। वाकई में समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम सब अगर जिम्मेदारी लें तो समाज बदलेगा, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में
इतने मसरूफ़ हैं कि हम शायद समाज के लिए वो चीज़ नहीं कर पाते। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो हम कोशिश करें, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब चाइल्ड अडॉप्शन हमारे देश में लोगों के लिए अपना बच्चा होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल शायद प्रेरित करने में मदद करे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो लिखती है, आपके परिवार में एक बेटी है जो गाती है, आपके परिवार में एक बेटी है जो जिंदगी के सब रंगों को एक छोटी सी ड्राइंग में भरने की कोशिश करती है और समाज के दर्द को अपनाना जानती है, तो समझिए वो गीतांजलि बुटी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।